पॉलिटी पीडीएफ आपको भाग 1 का ही मिला है, कल आपको भाग 2 का मिलेगा और उसके बाद पूरे पॉलिटी का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इजी रहेगा। खुश हो गया से बिना मतलब वो खुश हो जाता है। लड़की सबको मतलब ही नहीं है पीडीएफ से, कोई टेंशन फ्री रहती है। सर दीजिए पीडीएफ तब वो ठीक है, नहीं दीजिए तब वो ठीक है। सबसे टेंशन फ्री लाइफ है। आर्टिकल 5 से या आज आप लोग ट्विटर पे सब लोग ट्वीट भी कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग अभी इस ट्विटर पे कैसा भी रिजल्ट आए सरकार मान ले तो अच्छा है। हालांकि बहुत गवर्नमेंट अभी पूरा ध्यान दे रही है। अमेरिका दौरा मोदी जी का फीका क्यों पड़ गया, तो समझ में गया। तो आप लोग ट्विटर भी करते रहिएगा। रेलवे का एग्जाम भी जरूरी है। ए बाबू सीट नहीं है, उधर जाओ, उधर उधर छाए में चले जाओ। बैठो बैठो। नागरिकता प्राप्त करने की आपको पढ़ाए थे कितनी विधियां? 5। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? 5 विधियां। पहला था जन्म के आधार पर, दूसरा था वंश के आधार पर, तीसरा था पंजीकरण, फिर देशीकरण, उसके बाद अर्जित भूमि। कौन सा अर्जित? सामने जो 4-5 तो घोंचू बैठे हो लोग ना, वो बैठने का सीट नहीं है, किताब रखने का। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ अब अच्छा लग रहा है। हाँ आ जाओ आ जाओ, उसी गंदा तुम ही की हो। बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी आप भी बैठ जाइए। कम से जब समझ नहीं रहेगा इतना, ऐसे ही से लड़का आता है सब भाई मेरे पास, उसको यो पता नहीं कि बैठना कहाँ है। कहियो कोने दिन आके यहाँ खड़ा हो जाएगा, कहेगा बहुत अच्छा जगह है ये, एकदम यहाँ बैठ रही कुर्सी एकदम खाली हो लो। ऐसा ऐसा आता है कि हम मन करता है नागरिकता खत्म कर दे। देखिए नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? प्रारंभ में जो था जन्म के आधार पर नागरिकता, वो बहुत गड़बड़ था। उसमें पहली बार संशोधन 1986 और कहा गया कि भाई भारत में पैदा होने वाला उसी को मिलेगा जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत, किसी को दिक्कत नहीं था। नागरिकता जब संविधान बना था तो उसमें बेहतरीन ढंग से नागरिकता दी, टेम्पोररी थी, बस काम चला भाई। यहाँ पे नागरिकता का अधिनियम पहली बार कब आया? 1955। 1955 नागरिकता में पहला संशोधन 1986 याद कराए थे। 1986 सब पीडीएफ भी दे देंगे, दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे आप लोग। 1986 उसके बाद 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में और 2019 में सीए आ गया। सी 2005 में आपको इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बताए थे। ओवरसीज सिटीजनशिप देना जरूरी था या नहीं? अच्छे लोग जब एनआरआई बन के नॉन रेसिडेंट इंडिया, अगर आप पढ़ाई करने, व्यापार करने, नौकरी करने 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर दूसरे देश में चले जाते हैं तो क्या कहलाता है? एनआरआई। एनआरआई भारत के लिए जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत पैसा भेजता है शुद्ध मनी यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। सिवान, छपरा, गोपालगंज जो बिहार का जिला है, यहाँ पर आपको विदेश में बहुत लोग मिलेंगे। आपको कोई है कि नहीं सिवान, छपरा, गोपालगंज? सिवान गए लोग? अरे बहुत है सब। हाँ बढ़िया है तू लोग। वहाँ का बहुत से लोग विदेश में जाता है। लोग तेरे घर से है कोई? आज आपके हमारे तो आधा खानदान हमारा एनआरआई है। मेरे में मतलब पुरुष जितने लोग हैं ना, उसमें जितने जॉब करते हैं उसमें से 80% सब एनआरआई विदेश में काम करता है। हाँ हम नहीं विदेश, हमारे घर हमारे रिश्तेदार सब हमको वेल्डिंग सिखा के सऊदी भेज रहा था सब, और हम सीख भी लिए थे। अब बहुत मस्त हम वेल्डिंग मारते हैं। आप लोग का बेंच वगैरह जो है ना, इसमें 2 टाइप का बेंच मिलेगा, एक एक्यूरेट सीधा और एक हल्का टेढ़ा मेढ़ा। तो जो हल्का टेढ़ा मेढ़ा है वो हम ही बनाए हैं, लोहा कट करके वेल्डिंग करके सब सिखा उखा के रेडी था सब हमारे घर, मतलब रिश्तेदार सब का। तो बबुआ औरब जी तो पासपोर्ट बन गया एकदम। हम भी एकदम ठीक ठाक थे गए, वेल्डिंग मारेंगे सऊदी जाके एकदम।
बाद में हम कहे कि ना ठीक नहीं है, थोड़ा सा चेंज करते हैं लोग, तो फिर आदमी मूड बदल लिया। समझ आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए ज्यादा रिश्तेदारों के दबाव में मत आइएगा। वो लोग मतलब आप अपनी लाइफ को खुद से देखिएगा। नहीं तो हम अभी क्या रहते हैं भारत में, अभी तो टोटल भारतीय हैं। अभी अगर चल जाते क्या कहलाते हैं, एनआरआई। वहां एगो काला चश्मा ऐसे लेके वेल्डिंग मारते धर 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 धर, समझ में? लेकिन वेल्डिंग में बहुत मस्त मारते हैं। हाथ छूटा हुआ है, दिन भर तो पढ़ाने का काम है, दिन भर वेल्डिंग थोड़े मारता है आदमी, फिर भी आदमी बहुत मस्त वेल्डिंग मार देता है। कभी कभी मिस्त्री से गड़बड़ा जाता है। अभी नीचे गर्ल्स सबका वेटिंग रूम बन रहा था, उसमें गड़बड़ा गया, लोहा वेल्डिंग मार दिया था, तो फिर हमरा ले गया, सर आप ही बताइए, बढ़िया मिस्त्री तो आप ही है। उसको बताना पड़ा, ऐसे नहीं ऐसे बार वेल्डिंग इसको कट कर दिया। तो एनआरआई भी ठीक ठाक थे, सब विदेश जाके क्या करते थे, काम करते थे, वहां से बहुत पैसे भारत भेजते थे। लेकिन अमेरिका या ब्रिटेन वाला क्या करता था, उसको वहीं की नागरिकता दे देता था, उससे जब उसका पैसा वैसा वहीं रह गया। तो भारत ने क्या दे दिया, OIC, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। समझ में आ गया कि नहीं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे दिया। यहाँ तक तो चल। अब हम लोग समझते हैं CANRC और NPR। इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं विदेश जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चीज होते हैं। विदेश जाने के लिए आपको दोनों देश से रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आपका देश आपको परमिशन दे कि आप जा सकते हैं, वो देश आपको आने का परमिशन दे कि आप आ सकते हैं। तो देखिए, पहला मान के चलिए हो गया इंडिया, आपका देश है इंडिया, तो यहां लिख देते हैं आपका अपना देश, अपना देश। तो आपका अपना देश क्या दे, अनुमति दे। दूसरी रही बात इधर दूसरा देश, पराया देश लिख देते हैं, पराया देश। पराया देश आपको आने की अनुमति दे। तो अपना देश आपको किसकी अनुमति दे, अनुमति किसका दे, जाने का, किसका, जाने का। और पराया देश किस चीज की अनुमति दे, अनुमति किस चीज का दे, आने का। अगर मान के चलिए आपका देश जाने की अनुमति देगा तो सबको फोन करके कहेगा कि ना जाइए जाइए आप, वो एगो डॉक्यूमेंट बना देता है जिसे कहते हैं पासपोर्ट। क्या कहते हैं, पासपोर्ट। पासवर्ड कौन बोल रहा है, पासवर्ड लिख दिए, यहाँ बोला तो गड़बड़ा के लिख दिए। पोर्ट मतलब होता है पानी वाली जहाज, क्या बंदरगाह या हवाई एयरपोर्ट या सी पोर्ट। तो किसी भी पोर्ट को पास करने के लिए क्या देगा, पासपोर्ट। इस पोर्ट को पार कर सकते हैं। जिसके पास पासपोर्ट है उसको अनुमति है कि आप इस देश से जा सकते हैं। पासपोर्ट बताना बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन हाँ वहां पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर आप बड़ा क्राइम किए रहेंगे ना तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन मान के चल जैसे हम पासपोर्ट बनवा के रखे हुए हैं, अभी तक विदेश गए नहीं, लेकिन बनवा के रखे हैं कि किसी दिन जाने का मौका मिले तो आदमी चल जाएगा। बीच में जून में मौका भी मिला था, अमेरिका में लेक्चर था, तो वहां पे गए तो ससुरा कोरोना एकदम भयानक था। अमेरिका में तो और खतरनाक था, इंडिया में भी खतरनाक था। हम कहें कि बहुते भाषण देंगे, पता चला कहीं उधर रह गए, देते देते भाषण तो हो जाएगा बहुते, अभी नहीं जाते हैं। तो ऑनलाइन ही वहां पे क्या हो गया, भाषण वगैरह हो गया। लेकिन जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या है, पासपोर्ट है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हम पासपोर्ट बनवा लिए, या बहुत लोगों का पासपोर्ट है, पासपोर्ट बनाने के बाद वो क्राइम कर दे तब तो भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। तो जब कभी भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट दो टाइप के होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एयरपोर्ट आपका बहुत बढ़िया नहीं है, आपका नॉर्मल चेकिंग होता है। घुसते सबसे पहले आपका आधार कार्ड और टिकट मांगेगा, नहीं तो आलतू फालतू उसको रेलवे स्टेशन बना देगा, गुटखा खाएगा, खाना खा लिए तुम, देखेंगे आलतू फालतू स्टेशन वहां पे टहलते रहता है सर। तो पहले ही आपको क्या लेगा, टिकट, अंदर आने का जगह है कि नहीं, तो पहले क्या लेगा आपसे, टिकट। उसके बाद आपसे आपका आधार कार्ड चेक करेगा आप ही है कि नहीं, और उसके बाद अंदर जाएगा। अंदर जाके आपको एक वेटिंग रूम होगा, उसमें चुपचाप क्या करते रहिए, बैठल रहिए वहां पे। उसके बाद से आपकी फ्लाइट की टाइम होगी तो बता देगा कितने नंबर गेट पे आपकी फ्लाइट है, उस गेट पर जाइए। तो वहां आपका आधा टिकटवा फाड़ के रख लेगा, बताएगा कि सीट नंबर इतना पे आपको बैठना है, चल जाके उसमें क्या कर जाइएगा, बैठ जाइएगा। तो पासपोर्ट आपको अपने देश छोड़ने की अनुमति देता है। यदि आपने पासपोर्ट बनवा लिया है, उसके बाद आपने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, आपके पासपोर्ट का रिकॉर्ड पासपोर्ट ऑफिस के पास रहता है, आपके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो जैसे एयरपोर्ट पे जाएंगे ना भागने के लिए, अब पासपोर्ट दिखाइएगा तो एंट्री करेगा, उसमें भरेगा, हाँ फलाना आदमी जा रहे हैं यहाँ पे, तो दिखा देगा रेड कलर का, ससुराई तो गड़बड़ आदमी है, कोई अलाम उलाम नहीं, उसी को दिखाएगा रेड कलर। और उसको ट्रेनिंग रहता है, अरे रेड कलर दिखा रहा है, सर आपका नाम बताइए, तो उधर को बटन दाब देगा, जैसे दाब दिया 10 को सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, इशारा कर देंगे यही है, भाग रहा था, देश छोड़ के भाग रहा। देखिए ये बहुत होशियार बनता है, पहले से पासपोर्ट बनवा लेंगे, सोचते हैं भाग जाएंगे यहाँ पर। तो आपको अपने देश छोड़ने की अनुमति कौन देता है,
अगर पासपोर्ट नहीं है तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हाँ है, अभी आगे सर। दूसरा देश आने की अनुमति दे उसे कहते हैं वीजा। क्या कहेंगे? वीजा। अगर आपको उस देश का वीजा नहीं है तो आप जा सकते हैं नहीं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनमें बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे भारत और नेपाल। हम लोगों में शादी ब्याह हो जाता है बिना पासपोर्ट वीजा। आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो नेपाल जाने के लिए ना पासपोर्ट लगेगा ना वीजा लगेगा। तो बहुत से ऐसे देश हैं, ऐसे को बोला जाता है वीजा फ्री देश। तो ये सारे देश के साथ नहीं होता। जिन देश के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वही अनुमति दे सकते हैं। उस देश की मेंटेलिटी मिलनी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान दोनों आतंकवादी भरे हैं, वहां पे भी पासपोर्ट वीजा नहीं लगता। हाँ, अब भारत अगर नेपाल के साथ जो छूट दिया है कि बिना पासपोर्ट वीजा आ सकते हैं, अगर ये पाकिस्तान के साथ छूट दे दे तो आज हम सब मर चुके रहेंगे। इसी में 4 गो बैठ जाएगा अलकायदा वाला, धाए दे फोड़ेगा छाती पे बम बांध के, धाए एक कोना उड़ गया खान कोचिंग के जा। पता चला कोनो आगे बैठ जाएगा, इसमें पाकिस्तान का तो नहीं, कोई नहीं ना। पता चला आगे बैठेगा यहीं तो हल्का मचा के उड़ा देगा। यहाँ पे जा, यहाँ पे पढ़ाता है बैठ के यहाँ पे। नहीं गया। तो हम लोग सबको वीजा फ्री नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसे जापान है, वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर है। इन लोगों के साथ हमारे रिलेशन बहुत बेहतरीन है। तो हम लोग को ना वीजा लेने के लिए ऑनलाइन मैसेज करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है उस देश के वीजा ऑफिस के पास कि हमारा फला डेट है, अपना पूरा डिटेल भरिए। अब बताइए हम इस काम से आ रहे हैं, मेडिकल के लिए, इलाज कराने, घूमने, पढ़ने, ये सब चीजें। तो आपको 1-2 दिन का प्रोसेस लेते हैं, 1-2 दिन के अंदर आपको क्या दे देते हैं? वीजा दे देते हैं। लेकिन कुछ देश इतने हमारे करीब हैं, जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, जापान है। उन लोगों का कहना है कि ना वीजा छोड़ो, गोली मारो, तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना, हाँ सीधे जहाज का टिकट कराओ, चलाओ हमारे देश पे। और जैसे तुम हमारे देश पे आएगा ना, तुम्हारे पास एयरपोर्ट पे ही वो कमरा बना दिया है वीजा ऑफिस, वहां जाके बोल दो आ गए हैं हम आपके देश में, वीजा दे दीजिए। तो वो कहते हैं वीजा ऑन अराइवल। क्या कहते हैं? वीजा ऑन अराइवल। तो 3 तरह के ही आपको देश मिलेंगे। या तो वीजा फ्री मिलेगा, छुट्टा साड़ घूम लीजिए कहीं। नेपाल कोई मतलब ही नहीं है, कहीं चले जाइए, कोई वीजा नहीं लगता है। वीजा ऑन अराइवल, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, ये सब क्या है? वीजा ऑन अराइवल। आपके पास क्या रहना चाहिए? पासपोर्ट। और सीधे क्या कर दीजिए, पहुंचिए वहां पे, काउंटर पे भरिए, और 2-3 हजार रुपया लगता है वीजा का कि आप हमारे देश में आ रहे हैं, पैसा दीजिए। तो 2-3 हजार 4 हजार रुपया दीजिए और आपको क्या दे देगा? वीजा दे देगा, ग्रीन कलर का। उस पर लिखा रहता है कितने दिन तक घूमने की अनुमति है। 1 महीना वाला लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, 2 महीना वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना से ज्यादा वाले में फिर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि आपको वर्क परमिट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीना से ज्यादा विदेश गए तो आप एनआरआई में आ जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप वीजा पासपोर्ट का झमेला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे इजीली वीजा मिलता है टूरिस्ट वीजा। कौन सा वीजा? टूरिस्ट। क्योंकि हर देश को पता है घूमने आया यहीं पे खाएगा, मूंगफली खरीदेगा यहीं पे, रिक्शा वाले पे बैठेगा यहीं पे, होटल में जाएगा यहीं पे, नाश्ता वास्ता करेगा यहीं से, सब यहीं से खरीदेगा, सब दे के जाएगा। लेके कौन चीज जाएगा? फोटो। ताजमहल, ताजमहल यहाँ नहीं दिखते, वो का चुरकिया पकड़ के फोटो खिंचवाएगा चुरकी पकड़ के या फोटो तो लेके जाता है, और क्या लेके जाता है? तो भाई कोई विदेशी आ रहा है अगर, तो उसको क्या दिक्कत है? भारत भी बहुत सारे देशों को वीजा ऑन अराइवल देता है। पाकिस्तान को भारत वीजा ऑन अराइवल देता है। उन सबको तो कहा जाता है कि तुम भारत में एंट्री हर जगह से नहीं कर सकते हो। उन सब के लिए स्पेशल डॉग स्क्वाड रखा गया है, कुत्ता महक के सूंघता है सब। पाकिस्तान के लोग केवल 2 जगह से एंट्री मार पाता है भारत में, मुंबई या फिर दिल्ली। दूसरा एयरपोर्ट से उनको एंट्री नहीं करने दिया जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट पे लिमिटेड शर्त पे उन्हें एंट्री करने दिया जाता है, मेडिकल की वजह से। पाकिस्तान में मेडिकल बहुत महंगा और पुराने जमाना का है। आज वहाँ लेजर से ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होता है। पथरी के ऑपरेशन के लिए 12 बित्ता चीर देगा से, यहाँ से वहां तक खोजेगा से, पथरी नहीं मिल रहा है, सिल दो। तुमको नहीं था जी पागल होता है सब। तो भारत में क्या हो गया जी, इनको अब निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जय जय। आप लोग बहुत खा पी के एकदम बढ़िया से रहा कीजिए, लोग निकलने में आफत हो जाता है। बीमार नहीं पड़ा कीजिए लोग क्लास के बीच में, आप बीमार पड़िए क्लास के बाद, ठीक है? मन को समझाइए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्लास के बाद बीमार पड़ेंगे। वीजा पासपोर्ट का झमेला खत्म, सबको समझ आ गया? अगर वीजा फ्री है तो चल जाइए, और वीजा ऑन अराइवल है तो चल जाइए। वहां उतर के क्या कीजिएगा? वीजा ले लीजिए। वहां उतर के वीजा ले, आ जाके कहेंगे कि नहीं लेंगे वीजा, क्या कर लोगे तुम? तो लौटते फ्लाइट में पता करेगा से इंडिया का फ्लाइट कौन है, और में ठूस देगा सब आपको केबिन एरिया में, और आपको चालान काट देगा सब।
आप दिल्ली उतरिएगा, कहेगा देख फ्री में भेज दिया। जैसे उतरेंगे ना दिल्ली एयरपोर्ट में, तो कस्टम वाला आपको सीट नंबर उन को पहले से पता है, मैसेज कर देगा सब, सीट नंबर इतना पे बैठा के भेज रहे हैं। उतरते ना जहाज अभी अभी रुकेगी ना, एको आदमी उतरेगा नहीं, पहले ही कस्टम वाला घुस जाएंगे, सीट नंबर 36 पे कौन बैठा है, तू जाके वियतनाम में नौटंकी कर रहा था रे, चल। उसको ले जाके जेल में डाल देगा, कहेगा सब वियतनाम सरकार को जितना टेंशन हुआ है, जितना पैसा लगा है, तुम फाइन भर। अब फाइन भरेगा तो तोरा छोड़ेंगे नहीं, तो ये जेल में बैठा देंगे। वहां पे एयरपोर्ट पे छोट मोट जेल होता है, फाइन उन जब तक नहीं भरेंगे ना, उसी में बैठा के रख ले रहता है सब, नहीं तो उसके बाद छोड़ेगा सब। ये सब समझ में आ गया, वीजा पासपोर्ट का सारा झमेला समझ में आ गया। विदाउट पासपोर्ट आप देश छोड़ सकते हैं। नीरव मोदी को लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही हम इंग्लैंड से वापस लाएंगे। अरे भैया भगाया कौन था ये बताइए ना, आप वापस लाएंगे अच्छी बात है, भगाया कौन था? 2 मिनट का काम होता है। जब आपको पता है कि घोटाला इतना लंबा हो गया है नीरव मोदी के ऊपर 1400 करोड़ का, तो आप उसका पासपोर्ट को ब्लॉक नहीं कराए हैं। यहाँ किसी का 1500 का 10,000 का मोबाइल गिर जाता है तो थाना में जाके सीधे सिम ब्लॉक कराता है, कंप्लेन लिखवाता है। 1400 करोड़ का घोटाला कर दिया, आपको पासपोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किए। वाह अरे भाई वाह, जबकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है घोटाला करो इंग्लैंड भागो। आप बताइए मित्रों, सरकार की गलती थी कि नहीं थी? लेकिन मित्रों आपको गलती गिनाना नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीजा आप लोग को समझ में आ रहा है, वीजा पासपोर्ट। चलिए ध्यान से, अब हम समझते हैं सीएए और एनआरसी क्या था। ठीक है, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये रिलीजियस परसिक्यूशन के लिए लाया गया था। एनआरसी ये नागरिकता के लिए लाया गया था। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको 3 चीजें समझना है, सीए, एनआरसी, एनपीआर। क्या समझना है? सीए, एनआरसी, एनपीआर। एनपीआर सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीए 2019 में लाया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब ये पारित नहीं हुआ था तो ये बिल कहलाता था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जैसे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, बिल क्या हो गया? एक्ट हो गया। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये कहता है कि हम रिलीजियस परसिक्यूट लोगों को अपने यहाँ सिटीजनशिप देंगे। आपको दिमाग से उड़ गया होगा रिलीजियस परसिक्यूट मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पर सताया गया हो और अगर वो भारत में आ रहा है तो उसे भारत सरकार क्या देगी? नागरिकता देगी। हालांकि तो नौटंकी होके रह गया था। समझिए इसका पूरा खेल क्या है। भारत के लोग को ना नेता बहुत अच्छा से बेवकूफ बना लेते हैं सब, सीएनआरसी और ये सब लया कर। देखिए रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब होता है धर्म के नाम पर किसी को पीट पाट दीजिए। जैसे पाकिस्तान में देखिएगा सिया सुन्नी को पीट दो, वहां पर हिंदू लोगों को मतलब जबरदस्ती उनको मतलब आप टोपी पहनाओ या फिर उनको मतलब उस तरह के अपने धार्मिक चीजों को मानने की अनुमति न दो। अफगानिस्तान में देखिए सिख लोग भाग रहे हैं, उनका निशान साहिब उतार दिया। यहाँ पर अलग अलग टाइप का रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। भारत में रिलीजियस परसिक्यूशन आज से नहीं हुआ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णु लोग मतलब दूसरे के प्रति मतलब आदर सम्मान रखने वाले पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलेगा तो केवल सनातन संस्कृति। आपको कहीं से भी अरे यार ये लोग सांप को दूध पिलाता है, कौन दुनिया में पिलाएगा? हा? जानवर सबका पूजा देखते हैं, सांप को दूध पिलाने वाले लोग केवल भारत में रहते हैं, जबकि पता है कि मारेगा काट लेगा और कुछ नहीं छोड़ेगा। हम मारोगे तो फिर मरबो करता है, 2-3 बांस देगा मर जाएंगे, मुंह कुछ देगा, वहां पे वो अलग बात है। लेकिन एक मेंटेलिटी समझते नहीं यहाँ पर जो देखिए जैसे जैसे आपकी पुरानी परंपरा आएगी आपके धीरे धीरे आपका कल्चर भी वैसे ही डेवलप हो जाएगा। रावण मरा था तो राम जी अपने भाई को भेजे थे पढ़ने के लिए, लक्ष्मण को भेजे थे कि नहीं पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे, तो दुश्मन के साथ भी क्या था, एक रिलेशन था कि भाई जाओ पढ़ना है तो क्या कर लो, शिक्षा जाकर ले लो। तो शिक्षा का महत्व भारत में शुरू से ही रहा। बाकी कल्चर में देखिए तो शिक्षा को धार्मिक महत्व से नहीं जोड़ा गया। हर धर्म आपको इंसानियत ही सिखाता है, भले उस धर्म को मानने वाले इंसानियत के रास्ता छोड़कर AK-47 उठा ले, ये उस पर्सनल व्यक्ति की गलती होती है, उसको गलत ढंग से पढ़ा दिया गया। अगर हम आपको पॉलिटी गलत ढंग से पढ़ा देंगे आप गलत आंसर मार के आएंगे, वो अलग बात है वो। लेकिन ज्यादातर जो भारत की धार्मिक विकास है इसमें देखिएगा शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया। 5 पांडव को जंगल में भेजा गया पढ़ने के लिए, देखा गया कि नहीं? तो शिक्षा का काफी महत्व रहा। तो भारत प्राचीन काल से ही रिलीजियस परसिक्यूशन, जैसे ईरान से पारसियों को मार के भगाया गया वो भारत में चले आए।
बौद्धों को मार के भगाया गया, वो कहां चले हैं? भारत में चले हैं। सिखों को देखिएगा, आजादी के बाद भयानक मामले पे मार काट हुआ था, वो कहां आए थे? भारत में आए थे। भारत में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के बाद लोग भारत में ही शरण लेते थे। लेकिन 2019 में एक नियम लाया गया, सीए और एनआरसी। इसमें कहा गया कि हमारे पास बहुत सारे पड़ोसी देश है, लेकिन 3 ऐसे पड़ोसी देश है जहां पर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन यानी धार्मिक भेदभाव, धार्मिक प्रताड़ना अपने चरमोत्कर्ष उफान पर है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यही 3 देश है जहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जरूरत से ज्यादा होता है। बांग्लादेश, अगर आपने धर्म के मामले में कुछ भी बोल दिया, एक मौलवी साहब बन जाएंगे गवाह और कहेंगे कि इसने इस निंदा का उल्लंघन किया है, यानी धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन किया। बस उनका इतना कहना बहुत है, भाड़ में गया आपका सबूत, गवाह टांग के फांसी दे देगा सब आपको। इतना खतरनाक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर कहां पर? बांग्लादेश। कहां हो गया? बांग्लादेश में। और कहां? बांग्लादेश में फिर भी कुछ इंसानियत बचा। पाकिस्तान में बिजनेस में अगर झगड़ा हो जाता है ना, मान के चलिए कोई वहां 90% तो वहां मुस्लिम ही है, उनका अगर किसी दूसरे धर्म के लोग से बिजनेस में झगड़ा हो जाता है, मकान खाली कराना है या कुछ भी कराना है, अगर नहीं हो रहा है ना, तो लास्ट में किसी को पैसा खिला के और उसको इस निंदा कानून में ठोक देता है सब, ये धर्म का उल्लंघन कर रहा था, धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। ले, उन्माद फैल गया यहाँ। तो यहाँ पर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ दूसरे धर्म को जीना ही अलाउ नहीं है। कहां पर? अफगानिस्तान में। अरे भाई, दूसरे धर्म को छोड़ो ना, वो सिया को जीने नहीं देते हैं सब। कहते हैं सिया यहाँ आएगा मार देंगे वहां पर, वो भी तो मुसलमान ही है। अहमदिया मुस्लिम, कहते हैं सब मुस्लिम है, तो कहता है तू मुस्लिम नहीं है, धाए से माता, मतलब तेरे दादा का धर्म है इस्लाम, तू जिसको बताएगा वो मुसलमान है, तू जिसको नहीं बताएगा वो मुसलमान नहीं। अहमदिया मुसलमानों को मार देता है गोली वहां पर। तो ये लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूट हो गए। कहां भागेंगे? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कहां भागेंगे? वो सारे लोग कहां आते हैं? इंडिया में। कहां आते हैं? इंडिया में। अब ध्यान से देखिए, इंडिया में नागरिकता लेने का सबसे सिंपल तरीका था जन्म के आधार पर। तो इनका जन्म क्या इंडिया में हुआ? वंश क्या इंडिया में है? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या इनका क्षेत्र हम लोगों ने कब्जा किया है? नहीं। तो 2 ही रास्ता, या तो पंजीकरण द्वारा कितने साल वेट कीजिए? 7 साल। देशीकरण द्वारा 10 साल। देशीकरण द्वारा 10 साल। तो सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, 7 साल में तो नागरिकता मिल ही जाता है, लेकिन एक कहावत कहा जाता है ना, रोए के रहनी तले अखिए खुदा गई। सुने कहावत? मतलब मौके का फायदा उठाओ। सरकार ने मौके का इतना बेहतरीन फायदा उठाया, उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, खान सर का पॉलिटी का क्लास कितना लोग किया है कि जिनको पता रहे कि हम लोग पंजीकरण रजिस्ट्रेशन द्वारा 7 साल में नागरिकता मिल जाता है? तो लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत कम लोग क्लास किए हैं, उस समय हम ऑनलाइन भी नहीं थे। तो सरकार ने इसका क्या कर लिया? फायदा उठाया। कहा कि देखिए, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से जो भी माइनॉरिटी के लोग भारत में आए हैं, कैसे लोग? माइनॉरिटी के। कैसे लोग आए हैं? माइनॉरिटी के लोग जो भी कहां से आए हैं? बांग्लादेश, इस सब वो भारत में कहां आए हैं, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा? सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी। अभी बताइए, माइनॉरिटी से क्या मुस्लिम गिने जाएंगे? लेकिन सरकार इतनी होशियार है, सुप्रीम कोर्ट में और कानून में ये बोली कि कोई भी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या पाकिस्तान में कम है, अल्पसंख्यक अगर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से भारत में आता है तो उसे नागरिकता सीएए के थ्रू दिया जाएगा। लेकिन भाषण में क्या बोली कि जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आएगा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, उसे नागरिकता देंगे, मुसलमान को नागरिकता न देंगे। ले, ये तो भाई भाषण की बात थी, लेकिन रियल में क्या था? रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, जो माइनॉरिटी है उन्हें नागरिकता। अब आप ही बताओ, हम मेजॉरिटी को काहे देंगे भारत में? अगर आप कानूनी तौर पे देखेंगे, अगर मुसलमानों को पाकिस्तान में दिक्कत हो रहा है तो भैया तब तो बहुत बड़ा बात हो गया भाई, सोचने की बात है। तुम्हें जन्नत में दिक्कत क्यों होगी? जन्नत तो बहुत अच्छी चीज होती है। हालांकि वहां के मुसलमान खुद समझते ही हैं, उनको एयरपोर्ट पे जाके उगारे करके चेक कर देता है सब, बस पासपोर्ट पे मिल गया कि पाकिस्तान, सब व्यवस्था कर देगा वहां पे। और इंडिया से जाएंगे, सबको पता होता है कि भाई कुछ भी करेगा, ये लोग सामने से लड़ने वाले लोग हैं, ये सीने पे गोली मारते भी हैं और सीने पे खाना पसंद भी करते हैं। हम लोग कभी पीठ पर खंजर भोंकना अगर हमें आता ना, तो बाबर झावर नाम के आदमी लोग यहाँ आके राज करके नहीं जाते, लोग कब का बिरयानी बना के आदमी खा गया रहता वहां। यही गलती हम लोगों में कि इंसानियत कुछ ज्यादा ही,
जिस वजह से आदमी थोड़ा हो गया। तो आप खुद से जरा सोच के देखिए, मुसलमान जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि नहीं इसमें मुसलमान शब्द क्यों नहीं रखा गया, खुद सोच के देखिए। कह रहा है कि जिस लोगों इन 3 देशों में, क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ाई इन्हीं 3 देश में, नेपाल में धर्म के नाम पर लड़ाई हो रहा है, भूटान में धर्म के नाम पे है, श्रीलंका में धर्म के नाम पे नहीं, बहुत कम है। श्रीलंका में नकाब पहन के, बुर्का पहन के बम फोड़ दिया, तो श्रीलंका सरकार ने अगले दिन आदेश दे दिया कोई महिला बुर्का नहीं पहनेगी। लो, हो गया काम खत्म, शांति हो गए। लो, आतंकवादी सब 8वीं 9वीं पढ़ ले रहेगा, सब दिमाग उतने न लगाएगा, सब सीधी बात वहां पे खत्म, कहानी हो जाएगा। अब कोई गेरुआ वस्त्र पहन के साधु का बम फोड़ने लगे तो सरकार उस पर डाउट करेगी कि नहीं करेगी? तो तुमको भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें फोड़ना ही है, इतना ही शौक है तो फोड़ो। यहाँ पे अजब हाल है, यहाँ पे फोड़ के, तो ये अलग बात है। तो मेनली धार्मिक रूप से उन्माद कहाँ हो रहा है? 3 देश में। अतः यह पहला बात कि इस केवल 3 देश में ही क्यों लाया गया, क्योंकि भारत में रिलीजियस परसिक्यूशन इन्हीं 3 देश में ज्यादा है, अगल बगल में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। दूसरा, इसमें मुसलमान को क्यों नहीं रखा गया? अब समझ में आ रहा है, क्योंकि मुसलमान क्या है? मेजॉरिटी। अब भाई वहां पे, लेकिन हाँ एक चीज अगर यहां देखेंगे तो इसमें अहमदियों को नहीं रखा गया, जबकि अहमदियों को अफगानिस्तान भी मारता है, पाकिस्तान भी मारता है। ईरान कहता है हम कोई सबसे मतलब नहीं, भागो यहाँ से, हम मारेंगे नहीं लेकिन घुसने भी नहीं देंगे। तो अगर सवाल उठाते हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया, तो आप बताइए क्या सवाल ये जेन्युइन है? आप अहमदियों मुसलमानों पे सवाल उठा सकते हैं कि जब आपका ये नियम ही था रिलीजियस परसिक्यूशन, तो अहमदियों को क्या रिलीजियस यानी धार्मिक प्रताड़ना झेलना है, पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है वहां पे, और उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो ये हो गया लाने के लिए। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया है? मुसलमान शब्द बोला है कि कहा है कि माइनॉरिटी बसाएंगे, माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था तो ठीक है, क्योंकि हम लोग धर्म का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग धर्म निरपेक्ष देश में आते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, जो पाकिस्तान से आया, अफगानिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, ये माइनॉरिटी के लोग थे। अगर ये भारत में 7 साल रुक जाते हैं तो बताइए पंजीकरण द्वारा इन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा कि नहीं दे दिया? पंजीकरण के लिए कितना साल? पंजीकरण के लिए। लेकिन सरकार ने क्या लाया? सीए। क्या लाया? सीए। कहा कि रिलीजियस परसिक्यूशन से जितने लोग आए हैं, और जो लोग 2014 से पहले आ गए हैं, कब आ गए हैं? 2014 से, मोदी जी से पहले। तो जो लोग 2014 से पहले आ गए हैं उनके लिए केवल 2 शर्त। वो कितने देशों से आए होने चाहिए? 3। कौन कौन वो 3 देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इन 3 देशों से बहुसंख्यक की अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में क्या मुस्लिम आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। तो मुसलमान अल्पसंख्यक में नहीं आएंगे। तो मुसलमान को छोड़ के बाकी जितने भी वहां के अल्पसंख्यक भारत में आए हैं 2014 से पहले। कब? 2014 से पहले। अब आप बताइए 2014 से पहले आने का तो पूरा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज के समय में आप बस से आए हैं, वहां लिखवा के आए हैं। वो 1948 वाला तो हिसाब है नहीं अब कि आप परमिट नियम लेके आइए, ये सब अब तो डिजिटल हो चुका है। 2014 तक हर एक चीज, फ्लाइट से आए होंगे या बस से आए होंगे, पूरा रिकॉर्ड होगा उसका। तो जो लोग आए हैं उन्हें किसके तहत नागरिकता दी जाएगी? सीएए के तहत। किसके तहत? अब जरा ईमानदारी से बताओ, अगर ये सीएए नहीं आया रहता, खुद से सोच के बताओ, अगर ये सीएए नहीं आया रहता तो पंजीकरण किसके तहत? पंजीकरण। पंजीकरण में कितने साल चाहिए? पंजीकरण में 7 साल। बताइए 2014 से 7 जोड़िएगा, 2021, 2021। इनको तो वैसे भी नागरिकता मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगा? इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? या आपको और भी जरूरत था 2019 में देने का, तो इसी में संशोधन कर देते कि पंजीकरण में 7 साल नहीं, पहले 5 साल पे दिया जाता है, 5 साल पे देंगे। लेकिन देश में बेरोजगारी का मुद्दा न उठ जाएगा, इसलिए आपको मेन प्राइम फोकस रखना है वहीं। देखिए जहां गवर्नमेंट आपको दिखा रही है, आप खुद से जरा सोच के देखिए। अगर नागरिकता देने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय बिना सीए के द्वारा भी इन लोगों को पंजीकरण विधि, जो 1955 में ही आ गया था, पंजीकरण के नियम कब आया था? 1955 में। कितने साल पे नागरिकता देनी? क्या उन्हें नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। किसे देना है, किसे नागरिकता नहीं देना है, इसका कोई एग्जाम होगा क्या? ये पूरी तरह डिपेंड है किसके ऊपर? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को लग गया कि ये सही है, दे देगा। आपके अंदर लाख इंसानियत भरा है, लाख कुछ है, गृह मंत्रालय ने सोच लिया कि इनकी नागरिकता नहीं देनी है, नहीं देगा आपको, खत्म कहानी। रिपोर्ट लगा देगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, ये खत्म कहानी यहाँ पर। तो आप बताइए कि जो सीए के थ्रू दिया जा रहा है, क्या वो विदाउट सीए नहीं दिया जा सकता था? अब इतना भयानक बवाल हुआ कि नहीं सीए पे। हाँ, अब लोग इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करो। अब इसलिए हम कह दिए ना,
उस ऑनलाइन हम उस समय नहीं थे, नहीं तो हम समझाते उस समय जब बवाल हो रहा था, तो उस समय हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। आप बताइए क्या जरूरी था? बहुत जरूरी था सीए। सी देखिए, जो चीज आपके पास पहले से है, और अभी भी आपको बताइए, सरकार से पूछिए कि 2019 के बाद आपने सीए लाया है, कितने हजार लोगों को नागरिकता दिया? लाख को तो छोड़िए ना, हजार भी नहीं पूरा हुआ है, हजार भी नहीं पूरा हुआ है सीए के थ्रू नागरिकता लेने वालों को, बहुत कम संख्या है। और वो ऑलरेडी अभी किससे ले सकते हैं? पंजीकरण। अच्छा एक बात बताइए, हम तो ये जोड़े हैं 2014 से। किससे जोड़े हैं? 2014। बताइए, जो 2010 में आया था उसको तो और पहले ही मिल जाता, सीए से पहले ही भी मिल सकता था। जो 2005 में आया उसको काहे लिए हम सीए को इंतजार कराएंगे जी? कोई जरूरत है? मान के चलिए जो जो व्यक्ति 2010 में आया, कब आया? 2010 में, तो पंजीकरण द्वारा उसे कब मिल जाना चाहिए? 2017। तो 2017 में आप सोए थे जी? आपको नहीं दिख रहा था कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है? क्या 2019 में कोई स्पेशल रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है? आप बताइए, नहीं हुआ है वहां पर। तो ये कुछ खास नहीं हुआ है। तो जो नागरिकता दिया जा रहा है किसके थ्रू? सीए के। वो ऑलरेडी किससे मिल सकता था? पंजीकरण द्वारा मिल सकता था, लेकिन इसको आनन फानन में लाया गया जिसके कुछ कारण थे। वो था एनआरसी। क्या था? एनआरसी। अब एनआरसी सीए में किसी को दिक्कत है? सीए में कितने देश शामिल है? कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये देश है। रिलीज इसमें जो जिसे सीए के थ्रू नागरिकता दिया जाएगा, उसमें एक स्पेशल प्रोविजन है कि आप धार्मिक रूप से क्या होने चाहिए? प्रताड़ित होना चाहिए, रिलीजियस परसिक्यूट होना चाहिए। रिलीजियस, धार्मिक रूप से। हालांकि पंजीकरण में यह स्पष्ट शब्द नहीं था कि आप रिलीजियस परसिक्यूट रहेंगे तो ही मिलेगा, लेकिन पंजीकरण के माध्यम से सरकार देना चाहिए तो आपको क्या कर सकती है? दे सकती थी। दूसरा, क्या पाकिस्तान से आए बहुसंख्यक लोगों को नागरिकता सीए से मिलेगा? किसे मिलेगा? अल्पसंख्यक। तो बताइए, इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक कौन नहीं है? मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम है जो उनमें भी अल्पसंख्यक है। कौन सा? अहमदिया। कौन सा? अहमदिया। अहमदिया को ही सब कहता है तुम चाइनीज। अरे यार, चाइनीज भी है तो क्या दिक्कत? उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको भी जीने का अधिकार। अब हम समझते हैं एनआरसी के बारे में। सीएए में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, लाइव से लेके बोलिए। हाँ, अहमदिया मुसलमान सीए में नहीं आता है। अगर वो आएगा, 7 साल रहेगा, पंजीकरण के नियमों को फॉलो करेगा तो मिल जाएगा। 10 साल रह के देशीकरण को फॉलो करेगा तो मिल सकता है। रोहिंग्या इसमें नहीं आता, रोहिंग्या इसमें नहीं आते हैं। यही इसीलिए तो मेन है कि रोहिंग्या जो थे म्यांमार की समस्या थी। हाँ? तो उनको आज याद आ रहा है कि बंटवारा हो गया? 1947 के बंटवारा को आज याद आएगा? तो हम तो आपको बताए थे कि संविधान लागू होने से पहले आना था उन लोग को। संविधान लागू होने के 6 महीना पहले तक लौट आइए। ऐसा थोड़े है कि 2021 में याद आएगा कि हम लोग विभाजन के बाद आए हैं। आप क्लास छोड़े हुए हैं? किसका विवाद चल रहा है? लोग का विवाद चल रहा है। कहां पढ़ लिए? जमीन का विवाद चल रहा है। जो 24 परगना विवाद है बांग्लादेश में, नागरिकता का विवाद है, तो जमीन का है। जैसे पीओके कैसे विवादित है? जमीन का है, तो नागरिकता का थोड़ी है वो। तो जमीन का विवाद है ना बांग्लादेश और भारत के बीच में, नागरिकता का विवाद नहीं है, जमीन का विवाद है। अब पीओके का विवाद नागरिकता का है, किसका है? जमीन। वैसे इसका भी जमीन का विवाद। तो ये हो गया भाई आपका कौन सा चीज? सीए। सीए स्पेशली जो करता है वो धार्मिक मामले पर आपको क्या देता है? देता है। अब रही बात रोहिंग्यों को क्यों नहीं शामिल किया गया, अभी बताइए। रोहिंग्या जो मुसलमानों को मार के भगाया बांग्लादेश म्यांमार से, क्या ये रिलीजियस प्रोसिक्यूट नहीं थे? ये रिलीजियस प्रोसिक्यूट थे। अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूट देखेंगे तो ये भी थे रिलीजियस प्रोसिक्यूट, लेकिन सीएए में क्या म्यांमार को शामिल किया गया? क्या इसमें अब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं। लेकिन रिलीजियस प्रोसिक्यूट इनसे बड़ा अभी के वक्त में कोई नहीं, इनसे बड़ा रिलीजियस प्रोसिक्यूट नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, सरकार कहती है कि हम एनआरसी लाएंगे और रोहिंग्यों को वापस कराएंगे, ठीक है? अब जरा पूछिए, रोहिंग्यों को आने की अनुमति कौन दिया था? 2017 में जब रोहिंग्या आ रहे थे तो उन्हें बॉर्डर खुला किसने छोड़ा? आज म्यांमार के सड़कों पर, यही है ना म्यांमार, ध्यान से देखिए,
ये है म्यांमार। आज म्यांमार की सड़कों पर वहां की सेना टैंक लेके लोगों को मार रही है, गोली मार रही है, लोगों को मार रही है कि नहीं मार रही है? एक को म्यांमार का आदमी भारत में आया नहीं, लेकिन रोहिंग्या कैसे चले आए? ढील दिया गया है, क्योंकि आने के समय बवाल नहीं होगा और जाने के टाइम हम ढिढोरा पीटेंगे कि निकालेंगे, हम इनको निकालेंगे, ढोल पीट के निकालेंगे, तब कि हमको वोट दो, हम जीत जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ, अब भारत की मीडिया को समझ में आता है। आप बताइए, भारतीय सेना अगर बॉर्डर पे खड़ी है, उनको बस ये आदेश दीजिए कि कोई बॉर्डर नहीं हिलना चाहिए, तो यमराज को रोक देगा सब उधर। अगर बस इतना बोल दो ना कि नहीं आना, ये यमराज को रोक देगा समझ में, फ्लाइट से जाओ, नहीं जाने देंगे नीचे। स्पष्ट आदेश था, साइड हट जाओ। अच्छा बताइए, या तो आदेश था उन्हें कि साइड हट जाओ, या तो आप कहिए कि वो कमजोर थे। भारत में घुसा कैसे? या तो आपने आपने अपनी सेना को कहा कि घुसने दो, या तो आपकी सेना कमजोर है। तो हम तो भाई इतना जानते हैं कि यहाँ किसी मुर्दा को भी उठा के पूछेंगे कि भारतीय सेना कमजोर है, तो कहेगा नहीं, भारतीय सेना कमजोर नहीं है। तो दूसरा शर्त क्या है? आप हटे थे, आप ओपन छोड़ दिए थे, और जैसे घुस गया सब आपने बंद कर दिया। दिल्ली में टेंट डाल के रह रहा है सब, उस पे बुलडोजर चला दीजिए, देखिए इनके टेंट पर बुलडोजर चल गया। आया कौन? लाया कौन? ये वोट के चक्कर में ये देश बेच देंगे सब, एक दिन लिख के रख लीजिएगा ये सबको। उसके बाद सुनिए, रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को हमारे खुद के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश से लिखित दे दिए हैं कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, यानी वो बाहर निकलने वाले नहीं है, उनको यहीं रखा जाएगा और हमारे टैक्स के पैसा से वो चुट्टे खाना खाएंगे। हमारे यहाँ लोग भूख से मरे, गरीबी में हम लोग टॉप करें, लेकिन उन लोगों को रखा जाएगा और उनको जेल में रखा जाएगा। और एक जेल में 1000 रहेंगे सब। एक जेल का बनाने का खर्चा 46 करोड़ रुपए खुद गवर्नमेंट बोल रही है। वो 46 करोड़ रुपए हम और आपके से जाएगा। 46 करोड़ में एक तो कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल सकता था कि नहीं खुल सकता था? लेकिन नहीं, क्या खुलेगा? जेल। और उस जेल में जाएंगे हमारे पत्रकार और उसमें पूछेंगे आपका क्या कहना है सीए एनआरसी के बारे में, आप बताइए, मुंह में कोच के बताएगा। यही सब तो रहेगा। आके तनी पूछो, यहाँ पे गई तो थी अंजना हम कश्यप अमेरिका में, वहां ढोल बजाने वाला से पूछ रही है मोदी जी के आने से आपको क्या उत्साह है, तो कह रहा हम भाड़ा पे आए हैं ढोल बजाने के लिए। बता बेइज्जती करा के चलाई कि नहीं? तो आप समझिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं और बहुत मतलब होता ना, ओपनली स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ माइनॉरिटी को, चाहे वो बौद्ध हो, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बम से उड़ा के तोड़ दिया, सब पूरी दुनिया की बड़ी मूर्ति थी वह, तो बाकियों को वहां के लोगों ने जीना हराम कर रखा। उन्हें हर हाल में नागरिकता दिया जाना चाहिए। हम इस बात का एकदम कट्टरता से समर्थन करते हैं और उसे देने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते थे। आप चाहते तो उन्हें 2015, 17, 18 में ही आप पंजीकरण द्वारा दे सकते थे, लेकिन ये फुल टू मैटर हो गया, पॉलिटिकल, राजनीतिक मामला हो गया। और लोग में क्या है कि वोट डालने में, आप ध्यान से देखिएगा, हमेशा 100% वोट नहीं पड़ता है, वोट 60 से 70% पड़ता है। जो कम वोट पड़ता है, बहुत पढ़े लिखे लोग या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको राजनीति अच्छे से समझ में आती है, वो इससे दूर रहते हैं। अब आप ही बताओ भाई कि क्या ये हमें, अगर दिल से हम चाहते हैं कि नहीं उन लोगों को सच में मदद करना है, तो हम वेट करेंगे सीए का? हमारे पास पंजीकरण पहले से नहीं है, बहुत ज्यादा संशोधन तो हमारे हाथ में, सीधे कह देंगे 5 साल के लिए हम देंगे। अब 5 साल के लिए अगर हम कह देते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि मिल जाएगा आपको। आपका फॉर्म किसके पास आएगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय साइड कर देगा, जिसको मन है दीजिए, जिसको मन है मत दीजिए। माइनॉरिटी को मन था, माइनॉरिटी को दे देते हैं। हल्ला क्या कर रहे हैं? आपको मन था केवल हिंदू को देने का, केवल जैन को देने का, चुपचाप पंजीकरण से फॉर्म मंगाते। 1 लाख फॉर्म करता भारत में आता कि हमें नागरिकता चाहिए, उसमें केवल हिंदू बौद्ध जैन को छांट लेते, बाकी को रिजेक्ट कर देते, बवाल नहीं ना होता? नहीं होता वहां पे। लेकिन फिर भी बता रहे ना, देखिए हम हो या आप, हम कभी चाहेंगे कि मेरा बैच न बने? बैच तनी सा लेट हो चलेगा, लेकिन खूब हुमच के समझाएंगे काहे बैच बनना चाहिए। समझ में कि नहीं? उसी तरह नेता कभी चाहेगा कि उसका वोट खत्म हो? आप मर जाइए लेकिन उसका वोट मिलना चाहिए। चाहे हम रोहिंग्यों को घुसा लेंगे, चाहे हम चीनियों को घुसा लेंगे, ससुरा वोट के लिए जरूरत पड़े तो इस पाकिस्तानियों को भी घुसा लेंगे और आपको कहेंगे कि देखो हम इनको मार रहे हैं ना, हमको वोट दो, हम बहुत अच्छे हैं, मारो इनको। ससुरा घुसा के कौन लाया? अरे बकलोल कहेंगे। तो बात समझ में आ रही ना? बकलोल कहीं का। तू लोग तो देखो, एक और बात बताते हैं, गवर्नमेंट का
कभी भी, एक बात ध्यान से समझना, गवर्नमेंट का कभी भी खुलकर विरोध मत करियो बाबू। जिस दिन गवर्नमेंट को लग गया कि तू उसका विरोधी है, लिखित कहते हैं बर्बाद कर देगा तुमको। यही हुआ सीए एनआरसी में। गवर्नमेंट को पता चल गया था कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो हमें वोट नहीं डालते हैं, भाड़ में जाओ ससुरों को छोड़ दो वैसे ही। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट को पता चल गया था, उसको गवर्नमेंट को पता है कि कौन हमें वोट देता है कौन हमें नहीं देता है। आपको नहीं देना है मत दीजिए, आप गला फाड़ के चिल्ला कर रहे हैं कि तोरा ना देंगे, तोरा ऊपर पड़ो कीड़ा पड़ो मर जो है को छोड़ दिया वहां पर। इसलिए याद रखिएगा, आपका दुश्मन को कभी ये बात खुलकर एहसास मत होने दीजिएगा। दोस्त को प्रणाम करे चाहे मत करे, उसको प्रणाम चाचा मने मन ससुरात नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे प्रणाम चाचा उठा ले भगवान एक समझ आ गया कि नहीं? तो इज्जत देने में क्या जाता है, विनम्रतम किम दरिद्रतम, विनम्रता में कौन सी दरिद्रता हो जाती है? कृष्ण भगवान से कुछ सीखिए, हाथ जोड़ के मरवा के रख दिया सबको, प्रणाम द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य गौतम कहानी। तो गवर्नमेंट को एकदम बेहतरीन ढंग से पता चल गया है कि जो विरोध कर रहे हैं सीए और एनआरसी का, वो हमें वोट करने वाले नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी पूरा फुल मूड में चली आई थी। बोलो बाबू कुछ पूरा बताओ नाम, पूरा नाम बताओ ना भाई, पूरा नाम। तेरा खुद पूरा नाम पता नहीं कहां कहां से उठा। कोई इमरजेंसी के टाइप का है, नागरिकता से नहीं। इमरजेंसी पढ़ाएंगे इंदिरा गांधी तब पढ़ाएंगे, तो कहीं से उठा लिया, प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही थी। बहु इतना बता, सीए समझ में आ गया। अब बात करते हैं एनआरसी में। एनआरसी क्या कहता है? नेशनल सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। मतलब भारत में कौन कौन सिटीजन है उसका एक रजिस्टर। आप भारत में, पहले आप समझिए, सॉरी पहले एनआरसी समझाते हैं। एनआरसी क्या कहता है कि आप भारत में हैं, इसके लिए आपको एक प्रूफ दिखानी पड़ेगी। ये शुरुआत कहां से हुई थी? असम से। खत्म कहां हो गया? असम। अभी भारत में एनआरसी लागू नहीं। जब बांग्लादेश से लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान के लोग, ध्यान से समझिए, पाकिस्तान के लोग इन बांग्लादेशियों को नीच समझते थे। क्या समझते थे? नीच समझते थे, और इनको काला कलूठा कहते थे। भाई हम भी तब तो नीच हो जाएंगे यार यार काला होना कोई नीच थोड़ी है। कौन सा तुम लोग स्मार्ट होते हो लोग, हाँ तो ये पाकिस्तान वाले इन्हें क्या कहते थे? नीच, और इन्हें बुरा भला कहते थे। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पर चुनाव जीत गए तो उनको कहा कि तुमको हम गद्दी पे बैठने नहीं देंगे क्योंकि तुम इधर से जीते हो। अजब हाल है, तुम्हारा ही देश है ना। बांग्लादेश पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। इन लोगों ने यहाँ जाके 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया अपने देश में। इन हरामियों की पहचान देखो। ये भारत के क्या करेंगे सब छोड़ो, यहाँ इनका अपना देश था। 30,000 महिलाओं का ऑन रिकॉर्ड रेप हुआ है। जिसका रिकॉर्ड नहीं है वो संख्या लाखों में जाती है। ये अपने देश के प्रति क्या सोचते हैं? तो यहां से बहुत सारे लोग भाग गए। भाई जान बचा के तो भागेगा कि नहीं भागेगा? बहुत सारे लोग क्या किए? जान बचा के भागे। और ये भागने का सिलसिला चालू हुआ था 24 मार्च से। कब चालू हुआ? 1971, 24 मार्च 1971। इसके बाद जो ये भागने का सिलसिला इतना तेज हुआ कि भारत में लाइन लग गया। यहाँ के लोगों को बताइए, पूर्वी पाकिस्तान के लोग को मार कौन रहा था? पाकिस्तान के लोग। वो साले खुद अपने देश के नहीं होते हैं, दूसरे के क्या होंगे? यहाँ पर इसका कोई इलाज नहीं है। याद रखिए, जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान सही हो जाएगा, बहुत अच्छे से हम जानते हैं इन चट्टों को, बहुत अच्छे से। कभी ठीक नहीं हो सकते हैं यहाँ पर, कभी नहीं ठीक हो सकते हैं। HIV का इलाज मिल सकता है, कैंसर का इलाज मिल सकता है, पाकिस्तानियों का कोई इलाज बना ही नहीं है क्योंकि भगवान ने बिगाड़ के भेजा इन्हें। जिसको वो बिगाड़ेगा हम लोग नहीं सही कर सकते। अपने देश के लोगों का आप कभी सोच सकते हैं? हमारे यहाँ निर्भया कांड, दामिनी का जो 2012 में रेप हुआ, पूरा देश खड़ा हो गया था। अभी देखिए यहाँ पे हाजीपुर में सुप्रिया का, पूरे लोग इकट्ठा हो गए, जितने लोगों को पता था सब इकट्ठा हो गए। लेकिन इन कुत्तों को खबर तक नहीं लगी कि इनकी फौज ने कितनी महिलाओं का, 30,000 महिलाओं का रेप कर। यहाँ से फौज ट्रांसफर करा के जाते थे सब, ड्यूटी करने के लिए नहीं, रेप करने के लिए। और यहाँ की सरकार खुला छूट देती थी। वहां के लोग मजबूरी में इंदिरा गांधी से कहा कि आप हस्तक्षेप कीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा कोई बात नहीं, सेना भेज देते हैं। सेना भेज दी, नक्शा बदल गया पाकिस्तान का, पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया यहाँ पर। और खुद वहां के लोगों ने उसको, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज भी नहीं जमता, आज भी नहीं जमता है।
देखिएगा वो भारत आएगी, यहाँ नहीं जाएगी, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्री है। तो भारत में बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आ गए और ये लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूट ना होकर बल्कि अपने ही देश के लोगों से प्रताड़ित थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए यहाँ एनआरसी लाइए और जो जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गए हैं आप उन्हें नागरिकता दे दीजिए, आप उन्हें क्या दे दीजिए, नागरिकता दे दीजिए। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में आदेश दिया, 15 से इंप्लीमेंट होने लगा और एनआरसी का क्या बनने लगा, रजिस्टर बनने लगा। कितना क्या बनने लगा, रजिस्टर। अब रजिस्टर में दिखाना था कि आप 24 मार्च 1971 से पहले भारत में रह रहे हैं। अब आप जमीन का कागज दिखा दीजिए, एलआईसी का कागज दिखा दीजिए, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, किसी भी चीज का कागज, 30 ठो डॉक्यूमेंट की आपकी जरूरत थी। 30 में से किसी एक को दिखा देंगे, आपका नाम किस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, एनआरसी में। अगर बाई दी वे इसमें नहीं भी आता है, गड़बड़ हो जाता है, तो आपको 4 महीने का टाइम दिया जाएगा। आप 4 महीने के अंदर अंदर दोबारा ले आके दिखा सकते हैं। इसके बावजूद आपको कोई नहीं मानता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अनुमति है, और सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर नहीं मानता है तो यकीन मानिए आप भारत के नागरिक नहीं है। सीधा बात, सुप्रीम कोर्ट के जज से ढेर होशियार समझते हो। इतना ऑप्शन है, आपको 2 गो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, फाइल ए, फाइल बी, दोनों मिला के लगभग 30 डॉक्यूमेंट है, उनमें से एक को आपको चाहिए। अगर आप वो भी दे देते हैं, एक को दे देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, नागरिकता। ये भी नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं 4 महीना के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर कोर्ट है, वहां आप साबित कर दीजिए। कोर्ट कह देगा कि नहीं भाई देखो ये गरीब आदमी है, कुछ नहीं है इसका, ये नहीं है यहाँ पर, तो 10 को पहचान लाइए कि हाँ यहीं से रह रहे हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, किराए के मकान पे भी रहते हैं तो आपको मकान मालिक पहचानेगा ना जी, 1971 से पहले किस किराए के मकान में थे। अगर हम आपसे कह दे कि आपको 2 साल पटना आए हुए हुआ, आप बताइए 2 साल पहले किस मकान में थे, तो आप बता देंगे ना हम इसमें थे, मकान मालिक पहचान लेगा ना जी आपको कि हाँ यहाँ रहा हुआ है यहाँ पर। अब जाके आप ताजमहल में कहेंगे पहले हम इसी में रहते थे, नहीं ना। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद भी आपको कितने दिन का टाइम दे रहा है, 4 महीना। 4 महीना में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप भारत के नागरिक नहीं, आपका एनआरसी में नाम नहीं होगा, तो फिर आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि नहीं आप नहीं है, तब कहां जाएंगे, जेल, डिटेंशन सेंटर, कहां जाएंगे, जेल। जेल ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन जेल नहीं है। रीजन क्या है, हम लोग का खुद का पैसा जा रहा है, हम लोग का खुद का पैसा जा रहा है जेल में। उनको पर डे 55 रुपया खिलाना है, पर डे कितना जाना है, 55 रुपया। जो रोहिंग्या आए हैं सब, जिनको सरकार ने कह दिया आने दो और उसके बाद जाने मत दो, अब सोचिए अगर 1 लाख भी अगर है तो 1 लाख में 5 गो जीरो, और एक दिन का खाना खिलाना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कितना का, 55 का, जेल मेन्यू के हिसाब से 55, तो 55 में कई गो जीरो लगा देते हैं, 5 गो, इसको हटा देते हैं यहाँ से। जोड़िए एक दिन का खाना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना का खाना खाएगा सर, 55 लाख का, एक दिन का, कितना का, एक दिन का। देख रहे हो कितना अच्छा दिमाग लगाया गया है। यहाँ तो जो रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा है, ट्विटर पे कैंपेन चला रहा है, उन चोटों को हम लोग खाना खिलाएंगे। अरे भाई मार के भगा दो उन सब को भी, इधर से भागो यहाँ से, हम लोग इतना जगह नहीं रखे आप भारत में। आप तो एनआरसी में आपके पास कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स लेगा, लगभग लगभग 30, लगभग लगभग 30। आप में से कितने लोग बताइए जो मैट्रिक किए हैं, आप लोग एनआरसी में आ जाएंगे, टेंशन खत्म। और कोई दिक्कत, आप लोग के लिए सबसे सिंपल यही था। डॉक्यूमेंट भूला जाए तो बोर्ड ऑफिस में जाके निकालिए, सुनिए ध्यान से, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन का दिखा दीजिए, वो भी नहीं है, पैन कार्ड दिखा दीजिए, बैंक का कार्ड दिखा दीजिए, वो भी नहीं है, एलआईसी दिखा दीजिए। छोड़ो, सुनो उसका, अरे सुनो भाई क्या पूछ रहा है। सारे सब कुछ गायब हो गया रे बकलोल कहीं का, तो तोरा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल गवर्नमेंट के पास रहता है, तुम उस समय विदेश में रहेगा तब क्या दिक्कत है, विदेश में एम्बेसी होती है, राजदूत, वहां जाके कहो एफआईआर लिखवाओ कि मेरा गायब हो गया है, वो तुमको बना के भारत भेज देगा। ऐसा काहे सोच रहे हो कि मतलब तुम क्वेश्चन बनाने के लिए सोच रहे हो कि अच्छा क्या पूछना चाहिए। विदेश में गए हैं, पर्स मरा गया, पासपोर्ट फट गया, ये हो गया, अब भारत कैसे आएंगे। अजब वाले, एम्बेसी में जाओ, वहां बताओ कि यहाँ यहाँ जगह पे चोरी हो गई थी, तो तुम जब आए होगे तो एम्बेसी को पता होगा भारत से कितने लोग गए पासपोर्ट लगा के, सबका रिकॉर्ड रहता है, समझा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं। तो एनआरसी, अब हम लोग डॉक्यूमेंट देख लेंगे, अब कल के क्लास में आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप सब लोग उसको लेके रेडी रखिएगा, ठीक है। चलिए, अरे